यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनाफ लॉ में आपको खुशामदीद। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के सेक्शन, आर्टिकल, सब आर्टिकल और क्लासेस के मुतालिक हम बाकायदा रिसर्च के साथ स्टडी करने जा रहे हैं। मेरा नाम है औरंगज़ेब और जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा दीगर कवानीन के मुतालिक हम बाकायदा रिसर्च के साथ स्टडी करते हैं। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आर्टिकल 1 से लेकर 24 तक हमने पिछली वीडियोस में स्टडी की है। आज आर्टिकल 25 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम रिसर्च के साथ मज़ीद इस वीडियो को सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ना सिर्फ पहले से मौजूद बल्कि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी मौसूल होती रहें। इसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और ग्रुप डॉक्टर अनाफ लॉ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल, क्रिमिनल और हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट सर्विसेज के मामलात के मुतालिक बाकायदा मुकम्मल वीडियो सीरीज़ मौसूल हो सकेंगी, जिनकी मदद से आप अपने मसलों मसाइल को बआसानी हल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल 25 से आज हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, शहरियों के बराबरी। अब बराबरी किस बुनियाद पर, क्यों और ये आर्टिकल देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो इसको हम रिसर्च के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सब आर्टिकल 1, ऑल सिटीजन्स, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, हर शहरी बराबर हैं। हर शहरी से मुराद कि चाहे वो किसी भी ज़ात, पात, मज़हब, लसानियत या किसी भी किस्म के अगर शहरी हों कि वो बराबर हैं बिफोर लॉ, कानून के आगे, एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और उनके तहफ़्फ़ुज़ कानून की नज़र में बराबर है। अब इस जो डेफिनेशन यहाँ बयान की गई है सब आर्टिकल 1 में, सबसे पहले तो मैं इसको तनकीद का निशाना बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको पॉजिटिवली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसके बेड मतलब इसकी खामियों को हम जब तक नहीं समझेंगे तो फिर हमें खूबियाँ समझ नहीं आएंगी। तो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब शहरी बराबर हैं। तो सबसे पहले तो मैं तनकीद यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, शुरू करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा हर पाकिस्तान के शहर में, पहले तो मेरी एक सोच महदूद किसी एक शहर तक महदूद थी, फिर मुझे बाद में पता चला जैसे ही मैं पाकिस्तान के मुताबिक शहरों में गया जिनमें लाड़काना, लाहौर, सखर, कराची, कोयटा और पेशावर के अलावा इस्लामाबाद और दीगर शहरों में, तो मुझे फिर बाद में पता चला कि ये जो डेफिनेशन दी गई है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, तो ये जाती है बल्कि रह जाती है बेमाना। बेमाना क्यों कहूँगा या क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, तो हमें इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि आप देखेंगे अगर आप किसी रोड से, किसी रास्ते से जा रहे हों तो आपको स्पेशल कम्युनिटीज़ के आप देखेंगे लोग रास्ता बंद करके खड़े रहते हैं, बंद करके खड़े रहते हैं, जिनमें आप अक्सर औकात देखेंगे। मैं माज़रत के साथ मिसाल देने की हद तक इसको महदूद रखना चाहता हूँ और मेरा कतन भी इसमें मकसद किसी कम्युनिटी या किसी कबीले या किसी भी किस्म के इंसानों के जत्थे के ख़िलाफ़ बात करना, मज़हब, लसानियत या कोई भी ऐसे शहरियों के ख़िलाफ़ बात करना मेरा मकसद नहीं है। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको मिसाल की हद तक, चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी ये चीज़ें होती रहती हैं और जब मैं इसका ज़िक्र करने जा रहा हूँ तो आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, या आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी कर सकेंगे। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, मैं इसको बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक शहरी कानून की नज़र में बराबर होगा। अरे भाई, कानून की नज़र में बराबर कहाँ हैं हम लोग? सबसे पहले तो हम देखें कि हम लोगों ने ही आपस में ही बंटवारा कर लिया है। मेरा तो यहाँ गार्डन, कराची शहर और सदर के आगे एक मज़हबी जमात के खाने से आगे से मेरा गुज़रना हुआ तो मुझे पता चला कि वहाँ रास्ता बंद करके लोग खड़े हो गए
اور کسی خاص دن کا تہوار منانے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا گزرنا ہوا دیگر متعدد جگہوں سے جن میں کرسچنز کمیونٹی کے لوگ راستہ بند کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے آل سٹیزنس آر ایکول بیفور لا۔ اب قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی روڈ ہے، راستہ ہے، تو اس جگہ سے ہر ایک شہری کو برابری کے بنیاد پر وہ روڈ استعمال کرنے کا حق ہے۔ اگر کوئی ایک شخص یا ایک کمیونٹی روڈ یا وہ راستہ بند کر کے کھڑے ہو جائیں تو مجھے بتائیں کہ پھر قانون کے نظر میں جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ برابر، تو پھر کہاں ہوئے؟ نہیں ہوئے بالکل بھی برابر۔ وہ چاہے تحفظ کے بنیاد پر راستہ بند کیا جائے یا کسی بھی بنیاد پر بند کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ محرم میں آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کو روڈز اور گلیاں بند پڑی ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی شادی ہو، خاص کر کے یہ چیزیں تو میں کراچی شہر میں نوٹس کر رہا ہوں کہ کراچی شہر میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی گلی محلے سے آپ کا گزرنا ہو، میرا تو یہاں رنچول لائن کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر اکثر اوقات روڈ اور راستے بند ہوتے ہیں، کبھی کسی کے شادی کے بہانے سے، کبھی کسی میلاد، کبھی کسی فوتگی، کبھی کسی میت، یا کبھی کسی کی بارات، یا اس طرح کے متعدد دیگر ہیلوں بہانوں سے راستے بند کر کے لوگ شامیانے لگا کر راستہ ہی بند کر دیتے ہیں، آپ کہیں دور سے آئیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جمعہ نماز کے لیے بھی روڈ بند کیے جاتے ہیں۔ سول ہاسپٹل کے پاس سے اگر آپ کا گزرنا ہو تو آپ اگر سول ہاسپٹل کے ٹراما سینٹر کی سائڈ سے اگر آپ آئیں گے تو جمعے کے دن اسپیشلی میرا 4 سے 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ راستہ ہی بند ہو گیا تھا اور نماز کی وجہ سے راستہ بند۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں تو صرف اپنے اس کراچی شہر کا مثال دے رہا ہوں، تو مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ آل سٹیزنس آر ایکول، تو اس کے یہ تو بے معنی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اینڈ آر انٹائٹل ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا، قانون کا تحفظ سب کے لیے برابر۔ اب قانون کا تحفظ سب کے لیے برابر، یہاں پر میں ایک باقاعدہ جائزی تنقید بنانا چاہوں گا سندھ پولیس کو کہ میرے برابر میں پڑوس میں جو رہتے ہیں میرے پڑوسی، ان کی کچھ دن پہلے ایک موٹر سائیکل چھینی گئی اور ان سے پیسے بھی چھینے گئے۔ اچھا، جب وہ کمپلین لے کر تھانے پر پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ 10 دن بعد آپ کی ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ کتنے دن بعد؟ 10 دن بعد آپ کی ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ لیکن مجھے نیوز میں پتہ چلا کہ عمران خان کو سندھ پولیس گرفتار کرنے کے لیے یہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہنچیں، لاہور یا اسلام آباد یا پنجاب کے یا پاکستان کے دیگر متعدد شہروں میں وہ پہنچیں جہاں پر بھی عمران خان اویلیبل ہوں، تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے وسائل استعمال کیے گئے تو میری تو عقل ہی دنگ رہ گئی۔ تو پروٹیکشن آف لا کہاں رہ گئی بھائی؟ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے، یا تو آپ اس پر جان بوجھ کر عمل درآمد نہیں کروانا چاہتے، یا پھر آپ کوئی بھی اس کا بہانہ یا اس کو بے معنی بے مقصد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس پر میری یہ جائزی تنقید ہے، اور اس میری مثالوں سے، ایگزامپل سے قطعاً بھی میرا مقصد کسی ادارے یا شخصیت یا کمیونٹی یا کسی کو بھی دل آزاری کرنا، مجروح کرنا، ان کے احساسات، جذبات کو مجروح کرنا میرا مقصد نہیں، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ اس کے علاوہ دیگر مثالیں بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے میں اس کو مختصر سا کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ میرے دل میں جو جذبات ہیں، خیالات ہیں، الفاظ موجود ہیں، تو اگر وہ میں بیان کرتا چلوں تو یہ ویڈیو مختصر سی بڑھ جائے گی۔ بہرحال آرٹیکل 25 ایکوالٹی آف سٹیزن، سب آرٹیکل 2 دیر شیل بی نو ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف سیکس، جنس کے بنیاد پر کوئی بھی تفریق نہیں ہوگی۔ اب جنس کے بنیاد پر تفریق کس طرح سے نہیں ہوگی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیمنزم کی آڑ میں سیکس مطلب کہ جنس کے بنیاد پر ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے، باقاعدہ پریکٹیکل آپ اس کے مثال دیکھیں گے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 25 جو اتنا شاندار لکھا گیا ہے، یہ ایک باقاعدہ وضاحت پیش کر رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اورنگزیب کی حیثیت برابر ہے۔ صدر پاکستان کے لیے بھی راستہ وہی ہوگا اور اورنگزیب کے لیے بھی وہی ہوگا۔
वज़ीर आज़म और एक आम शहरी के लिए के जो सेहत के मामलात हैं वो एक ही अस्पताल से होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल ख़ानदान जो हैं वो लंदन, अमेरिका से या यूएई से, दुबई से इलाज करवाते हैं, हालांकि उनके अपने जो हुकूमतें हैं वो यहीं हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो बहरहाल उनके ख़िलाफ़ अगर बात करें तो फिर वो कहते हैं कि आप हमारे किरदार कुशी कर रहे हैं और आप पीटीआई के या फिर कोई और इल्ज़ामात लगा देते हैं कि आप पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या आप वकाफ लीग के हिमायती हैं, सपोर्टर्स हैं। बहरहाल तो वापस आ जाते हैं सब आर्टिकल 2, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। सेक्स के मतलब जिन्स के बुनियाद पर कोई भी तफरीक नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ तफरीक बाकायदा वाज़ेह तरीके से होती है। सब आर्टिकल 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्राम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। औरतों और बच्चों के लिए कोई ख़ास कानून साजी के लिए अगर रियासत की तरफ से इक़दाम किए जाएंगे या इक़दाम होने चाहिए तो उसकी हिमायत होगी, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा या उसको रोका नहीं जा सकता। सब आर्टिकल 2 पर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मिसाल दे रहा था फेमिनिज़म की। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि औरतों के हुकूक़ की बात होती है, उनको बराबर के हुकूक़ हमारे जो दीन इस्लाम ने फ़राहम किए हुए वो तो उनको पूरे पूरे मिलते हैं, और लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती हैं फेमिनिज़म की आड़ में औरतें, जिस वजह से वो मर्दों को बेबुनियाद इल्ज़ामात, किरदार या इस तरह के हीले बहाने से फिर बदनाम करती हैं या फिर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। जिसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूँगा हमारे मैं बिल्कुल भी इनकी हिमायत या मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी की किरदार कशी करनी हो तो आप देख सकते हैं एक्टर्स की हमारे यहाँ मिसाल है कि अली ज़फ़र और फ़िरोज़ ख़ान के जो आप देख सकते हैं कि एक किरदार कशी की गई, वो चाहे सही हो या गलत हो ये एक अलग बात है, अलग बात है, लेकिन एक ज़ाती झगड़े को या एक ज़ाती मसले को या एक ज़ाती केस जो उनका अदालत में चल रहा है उसको फिर बुनियाद बनाकर शर्मीन ओबैद चुनाई ने जो अपना एक एवार्ड था वो शायद वापस किया या इस तरह के इक़दाम किए। और उसके अलावा जो मीशा शफ़ी हैं अली ज़फ़र के जो किरदार में केस में, तो उनका भी आप देख सकते हैं कि केस चल रहा है। बहरहाल मैं ना यहाँ पर अली ज़फ़र या फ़िरोज़ ख़ान की हिमायत नहीं करता, लेकिन फ़ेमिनिज़म की बिल्कुल मुखालफत करता हूँ और फ़ेमिनिज़म के बुनियाद पर इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए। हालांकि मीशा शफ़ी भी अच्छी औरतें और शर्मीन ओबैद चुनाई भी बाकायदा काम कर रही हैं पाकिस्तान के कम्युनिटी के लिए। और मेरा यहाँ मकसद, और मैं फिर वाज़े करता चलूँ कि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी या किसी भी औरत मर्द के ख़िलाफ़ या उसकी हिमायत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर इस तरह के इक़दाम करूँगा तो फिर लीगल नोटिस आएगा कि भैया आप फ़लाँ शख्स को, फ़लाँ औरत मर्द को आप हिमायत कर रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं, तो सूट फॉर डैमेजेस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं फिर जो अल्फाज हैं ये सिर्फ मिसाल की हद तक ही रखना चाहता हूँ। और आखिर में फिर वही अल्फाज दोहराना चाहूँगा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो मेरे इन अल्फाज से, मेरी इस वीडियो से के ज़रिए, तो मैं माज़रत चाहता हूँ, बिल्कुल ही माज़रत चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी भी ख़ास कम्युनिटी, किसी भी ख़ास लोगों को या रिलीजन को टारगेट करना नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 25A की जानिब। आर्टिकल 25A, राइट टू एजुकेशन, तालीम का हक़ या तालीम के हुकूक़। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law। रियासत मतलब रियासत पाकिस्तान मुफ्त और लाजमी तालीम देगी बच्चों को जो कि 5 साल से 16 साल तक की उम्र के हैं, उनको कानून के मुताबिक बाकायदा तालीम मुहैया की जाएगी। हमारे यहाँ दीगर शहरों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लाड़काना में और कराची में तो क्लास 1 से लेकर और मैट्रिक तक बाकायदा फ्री तालीम दी जाती है, जिसको ये आर्टिकल के ज़रिए वैलिडेट किया जाता है। और इसकी मैं भी शहादत देना चाहूँगा, गवाही देना चाहूँगा।
اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے میں نے ایک لکھا ہوا ہے کوشچن اپنے آپ سے کیا ہے، کیونکہ میں باقاعدہ اس پر ریسرچ کرتا ہوں کانسٹیٹیوشن کے متعلق، اور میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ از اٹ پاسبل فار پور کنٹری؟ یس، کیا یہ غریب ملک کے لیے آسان ہے یا صحیح ہے کہ وہ بچوں کو فری مفت اور لازمی تعلیم دے؟ تو ہاں بالکل یہ افورڈیبل چیز ہے اور اس میں کوئی بھی مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 26 نان ڈسکرمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، کوئی بھی تفریق نہیں رکھی جائے گی عوامی مقامات پر، عوامی مقامات میں یا عوامی مقامات پر کسی بھی قسم کی تفریق نہیں رکھی جائے گی۔ سب آرٹیکل 1 کے ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پلیسز آف پبلک انٹرٹینمنٹ آر ریزورٹ not intended for religious purposes only, there shall be no discrimination against any citizen on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth۔ کسی بھی شہری پر اس کے مذہب، اس کے ذات پات، اس کے جنس، اس کی رہائش یا اس کی پیدائش کی جگہ کے بنیاد پر تفریق نہیں رکھی جائے گی، جو کہ عوامی مقامات ہوں۔ تو سب آرٹیکل 2 nothing in clause 1 shall prevent the state from making any special provision for women and children۔ عورتوں اور بچوں کے لیے خاص قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے ریاست کو اس آئین کے ذریعے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ کوئی جو چلڈرن پارکس ہوتے ہیں یا فیملی پارکس ہوتے ہیں تو وہاں پر صرف لیڈیز کو ہی الو ہوتا ہے اور میل کو الو نہیں ہوتا، تو مطلب وہاں پر اسپیشل ایک پروویژن نافذ کیا جاتا ہے بچوں اور عورتوں کے لیے۔ آرٹیکل 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکرمنیشن ان سروسز، ملازمتوں میں بلا تفریق یا ملازمت میں تفریق نہیں رکھی جائے گی، اس کے خلاف تحفظ دیا گیا ہے آرٹیکل 27 میں۔ سب آرٹیکل 1 no citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth، کہ کسی بھی شہری ریاست کا کوئی بھی شہری اس کے خلاف تفریق نہیں رکھی جائے گی اس طرح کی مقرری میں جو کہ میرٹ پر اگر پورا اترتے ہوں، اور ان کے خلاف تفریق نہیں رکھی جائے گی جو کہ کسی خاص قبیلے، مذہب، ذات، جنس، رہائش یا جگہ کی پیدائش ہوں۔ Provided that for a period not exceeding 40 years from the commencing day, posts may be reserved for persons belonging to any class or area to secure the adequate representation in the service of Pakistan۔ اس آئین کے نافذ ہونے کے 40 سال کے اندر ملازمتیں یا کوئی کوٹا رکھی جائے گی کسی خاص طبقے یا کسی خاص قبیلے کے لیے جن کی نمائندگی پاکستان کے ملازمتوں میں برابری کی بنیاد پر ہو سکے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مختصر سی مثال دینا چاہوں گا جو کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ دینی چاہیے، اور میری حد تک وہ بالکل صحیح مثال ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے جو شہری ہیں ان کو زیادہ ملازمتیں دی جاتی ہیں، اور سندھ اور KP کے اور بلوچستان، گلگت کشمیر کے جو شہری ہیں ان کو ملازمتیں کم دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی اگر ڈسکرمنیشن ہے، اگر واقعی سچی میں ہے تو پھر اس کو ختم ہونا چاہیے اور برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو بالکل بھی یہ مثال میرا صرف اپنے ذاتی رائے کے بنیاد پر ہے، اور اس کو میں کبھی بھی کسی ادارے کے خلاف نہیں رکھنا چاہتا، یا میرا مقصد نہیں ہے کسی ادارے کے خلاف بات کرنا، کیونکہ پاکستان آرمی میں میرے والد صاحب بھی خود آرمی سے بلانگ کرتے تھے، میرے بڑے بھائی، اور ہمارا اچھا خاصا تعلق ہے، پاکستان آرمی سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو اعلیٰ ملازمتیں ہیں، یہاں پر میں اپنے الفاظ کو اگر کلیئر کرنا چاہوں تو اعلیٰ ملازمتیں اگر کانسٹیبل، سپاہی یا ہیڈ مورر یا ہیڈ کانسٹیبل یا ہیڈ سپاہی یا لانس نائک، کیپٹن، اس کے اوپر
मेजर जनरल तक और लेफ्टिनेंट जनरल तक या ब्रिगेडियर की हद तक, तो ये मुलाजमतें दीगर सूबों को भी बराबरी के बुनियाद पर मिलनी चाहिए। अगर इनका हिसाब किया जाए कि सबसे ज़्यादा ये आला ओहदे कौन सी कम्युनिटी या कौन से ख़ास सूबे या लोगों के पास ज़्यादा हैं, तो हिसाब लगाया जाएगा तो मेरे इस सवाल का जवाब शायद निकल आए। तो बहरहाल बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं कि द प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेड सर्विस स्पेसिफाइड पोस्ट आर सर्विसेज में बी रिजर्व्ड फॉर मेंबर्स ऑफ आइदर सेक्स if such posts or services entail the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by members of the other sex, कि अगर कोई ख़ास मुलाजमतें या ओहदे जो कि रिज़र्व्ड हैं किसी ख़ास जिन्स के लिए, तो इसके मुतालिक भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, मैं वापस इसके एक और मुख्तसर सी मिसाल देना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं सिंध हाई कोर्ट कराची या हाई कोर्ट ऑफ सिंध में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के जस्टिस साहिबान मुकर्रर किए जाते हैं। और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मेरा कतन भी मकसद नहीं कि मैं किसी ख़ास कम्युनिटी या किसी ख़ास इदारे को टारगेट करूँ, और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसको मिसाल की हद तक ही रखना है। तो बहरहाल अगर मैं मिसाल देना चाहूँ कि सिंध हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं कि नॉन सिंधी स्पीकिंग नॉन सिंधी स्पीकिंग जो कि सिंधी ज़बान नहीं जानते, उनका ताल्लुक़ ही नहीं है सिंध में सिंधी ज़बान से या सिंध से, लेकिन वो यहाँ पर आए, मुंतकिल हुए या पैदाइश हुई उनकी, और उनका ताल्लुक़ सिंध से नहीं है, सिंधी ज़ुबान से नहीं है, सिंधी कबाइल से वो नहीं है, तो उनको मुलाजमतें जो दी जाती हैं यहाँ पर वो बिल्कुल ही गलत हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसमें अगर कोई जज चाहे चौधरी जट या कोई भी हो या खान सरदार कोई भी हो जो कि सिंधी ज़ुबान नहीं जानता, तो ये सिंधी लोगों के सिंधी पीपल के हुकूक़ के खिलाफ वर्जी है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इसको अगर मैं साथ ही एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या पंजाब हाई कोर्ट में लाहौर या फैसलाबाद या जहाँ पर भी, बल्कि फैसलाबाद में तो हाई कोर्ट नहीं है, या पंजाब के किसी भी हाई कोर्ट में क्या कभी कोई सिंधी स्पीकिंग जज लगाए? ये मेरा, अगर आपके जहन में सवाल हो कि मैं तअस्सुब फैलाना चाह रहा हूँ या फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या वहाँ पर पंजाब हाई कोर्ट में क्या कभी कोई सिंधी स्पीकिंग जज बना है जस्टिस? बलूचिस्तान हाई कोर्ट में या खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट या गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट में क्या कभी कोई सिंधी स्पीकिंग जज या जस्टिस बना है? तो ये मेरा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है आर्टिकल, तो उसके तहत मेरा हक़ है कि मैं खुलकर बात करूं, और मैं नहीं समझता कि मैं किसी इदारे की तौहीन कर रहा हूं, बल्कि मैं अपना एक आज़ादी इज़हार राय के तहत अपना एक ख़याल आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक, अगर नहीं भी आ रही तो भी आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भले आप बेशक ना करें, और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को या जो कि आइन के मुतालिक जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको आइन के मुतालिक बाकायदा मालूमात मौसूल होती रहें। और इस आर्टिकल को फ़ाइनल करने की कोशिश करते हैं। और प्रोवाइडेड आल्सो देट, आप लास्ट में देख सकते हैं कि प्रोवाइडेड आल्सो देट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्लॉज और एरिया इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान में बी रिड्रेस्ड इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, कि अगर किसी ख़ास तबके या क्लास की नुमाइंदगी देनी हो मुलाजमत में तो मजलिस शूरा मतलब पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। सब आर्टिकल 2, नथिंग इन क्लॉज 1 शैल प्रिवेंट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी इन अ प्रोविंस from prescribing in relation to any post or class of service under that government or authority
Conditions is to residence in the province for a period not exceeding 3 years prior to appointment under that government or authority. इस सब आर्टिकल 1 के तहत सूबाई हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट अगर कोई जो कि सूबे के अख्तियार में हो, अख्तियारात हों, किसी ख़ास तबके या किसी ख़ास ओहदे या क्लास ऑफ सर्विस में अगर किसी को भी नुमाइंदगी देना चाहे तो बिल्कुल नुमाइंदगी हासिल की जा सकती है, और जिसके लिए कोई भी शहरी अगर किसी सूबे में 3 साल तक रिहाइश पजीर हो तो उसको ये हक हासिल होगा कि वो उस सूबे की मुलाजमत हासिल कर सके। इसी के साथ आगे आर्टिकल 28 की जानिब बढ़ते हैं, और आर्टिकल 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ज़बान, खताती और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत। Subject to Article 251, any section of citizens having a distinct language, script or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law establish institutions for that purpose. आर्टिकल 251 के तहत अगर कोई भी शहरी जो कि या शहरी जिनकी ज़बान, जिनके खताती और सकाफ़त मौजूद हैं तो वो उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके फैलाव के लिए कानून को मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम कर सकते हैं, और इसके लिए वो बाकायदा इदारा भी कायम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, और आने वाली अगली वीडियो में चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, पाकिस्तान के किसी भी शहर से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरी ऑफिस एड्रेस आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कानून के मुतालिक आगाही फराहम करें लोगों को, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। और मैं फिर से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मुझे अपने आज़ादी इज़हार राय का तो पूरा हक़ है, और उसके अलावा अगर किसी ख़ास तबके या किसी इदारे या किसी शख्सियत की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं कि किसी के एहसासात, जज्बात मजरूह करूँ, चाहे वो कोई मैन हो या वुमेन हो। मज़ीद ये कि इसी चैनल को फॉलो करते हुए आप कानून के मुतालिक बाकायदा रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आगाही आप फराहम करने की ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है। इसी चैनल पर आपको मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ पर आपको मुतअद्दिद कवानीन और केसेस के मुतालिक बाकायदा वीडियोस बआसानी मिल सकेंगी जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सर्विस के मामलात, सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेशन, साइबर, FIA और कॉरपोरेट के कवानीन और केसेस के मुतालिक आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सकेगी। अगर आप परेशान हैं, आपको परेशानी है कि आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मुझसे मशवरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जिसकी मैं आपको रहनुमाई फराहम के लिए हमा वक्त तैयार रहूँगा। इसके साथ ही आपको अदालतों में मुकदमात करने और चलाने के बाकायदा तरीक़ेकार आपको सिखाना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। आगे चल के इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम आर्टिकल 199, 184(3) और दीगर जो हमारे तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए हम अपनी आइनी हक़ को इस्तेमाल करते हुए और आइनी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, उसके मुतालिक आपको रहनुमाई फराहम करना मैं अपना फ़रीज़ा समझता हूँ। आर्टिकल 199 के रिट ऑफ मैंडामस के ज़रिए आप अदालत के ज़रिए अहकामात जारी करवा सकते हैं कि आपका अगर कोई भी काम नहीं किया जा रहा किसी इंतज़ामी इदारे की जानिब से, तो आप रिट ऑफ मैंडामस के ज़रिए डायरेक्शन ले सकते हैं कि मुतल्लिका इदारे को डायरेक्शन दी जाए कि वो आपका जायज़ी मुतालबा या हक़ या कोई काम हो तो वो बिल्कुल आपका कर लें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जिनका काम है आइन का तहफ़्फ़ुज़, और आइन के ज़रिए अगर किसी के हुकूक़ की पामाली हो तो उसके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی اور قانونی ہے اگر ریمیڈی موجود ہے تو وہ آپ پہلے حاصل کریں گے، اس کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔